तेज तर्रार आईपीएस अफसर निकले और सामने खड़ा थानेदार उसकी पहचान से पूरी तरह अनजान हो। क्या होगा जब उस अफसर की आंखों से जमीनी हकीकत का कड़वा सच सामने आए। यह कहानी है अनन्या सिंह की, एक ऐसी महिला अधिकारी की जिसने अपनी वर्दी उतारकर एक मामूली चाय वाली का रूप अपनाया ताकि सच का सामना किया जा सके। लेकिन जब सत्ता के नशे में चूर थानेदार ने उसे थप्पड़ मार दिया तो जो हुआ उसने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया। फिर जो होता है उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आईपीएस की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब 26 साल की अनन्या शर्मा को पहली पोस्टिंग मिली तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और जोश का मिला जुला एहसास था। बेचैनी इसलिए कि किताबी दुनिया से निकलकर अब असली दुनिया की गंदगी और चुनौतियों का सामना करना था। और जोश इसलिए कि वह इसी गंदगी को साफ करने के सपने लेकर इस वर्दी तक पहुंची थी। उसे जिले के सबसे बदनाम इलाके आजमगढ़ का चार्ज मिला था। आजमगढ़ का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। अनन्या ने ईएसपी साहब से मुलाकात की। ईएसपी साहब मिस्टर पुरी एक अनुभवी लेकिन सिस्टम के आगे कुछ हद तक थक चुके इंसान थे। उन्होंने अनन्या को देखा और मुस्कुराए। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड शर्मा। आजमगढ़ तुम्हें वह सिखाएगा जो ट्रेनिंग एकेडमी कभी नहीं सिखा सकती। अनन्या ने चार्ज संभाला और पहले कुछ हफ्ते फाइलों और पुराने रिकॉर्ड्स को समझने में बिता दी। जल्द ही उसके सामने एक पैटर्न उभरने लगा। शहर के बीचों बीच मौजूद सदर थाना एक तरह से शिकायतों का ब्लैक होल बन चुका था। छोटी मोटी चोरियों से लेकर जमीन पर कब्जे और औरतों से छेड़छाड़ तक ज्यादातर केस या तो दर्ज ही नहीं होते थे या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायतें थीं सदर थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर रतन सिंह के खिलाफ। एक दिन एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी, कांपते हुए अनन्या के ऑफिस में आई। उसके हाथ में एक कागज था। उसने बताया कि कैसे उसके बेटे की छोटी सी जमीन पर किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है। और जब वह सदर थाने में शिकायत करने गई तो इंस्पेक्टर रतन सिंह ने उसे गालियां देकर भगा दिया। अनन्या ने उस बूढ़ी औरत की आंखों में बेबसी देखी। यह वही बेबसी थी जिसने उसे यह वर्दी पहनने पर मजबूर किया था। उसने औरत को पानी पिलाया और भरोसा दिलाया, अम्मा आप चिंता मत करो, मैं देखूंगी इस मामले को। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। वह जानती थी कि अगर वह एक आईपीएस ऑफिसर बनकर सदर थाने में इंक्वायरी करने जाती तो रतन सिंह और उसके चमचे पहले से ही सतर्क हो जाते। सारे सबूत मिटा दिए जाते और उसके सामने सब ठीक है का नाटक किया जाता। सच्चाई की जड़ तक पहुंचना है तो जड़ों के बीच ही उतरना होगा। उसे कीचड़ में उतरकर ही कीचड़ की गहराई का अंदाजा लगाना था। उसने एक बहुत बड़ा और रिस्की फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो उसके करियर को बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। उसने फैसला किया कि वह अपनी पहचान छिपाएगी। वो एक आईपीएस अफसर नहीं बल्कि एक आम औरत बनकर सच्चाई का पता लगाएगी। अगले दिन उसने ईएसपी पुरी से मुलाकात की। उसने अपना पूरा प्लान उनके सामने रखा। पुरी साहब ये सुनकर चौंक गए। शर्मा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। रतन सिंह एक शातिर आदमी है। अगर तुम्हारी पहचान खुल गई सर, अगर पहचान नहीं खुली और मैं यूं ही ऑफिस में बैठी रही तो वह बूढ़ी अम्मा जैसी ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मुझे यह करना ही होगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैं कहाँ हूं। पुरी साहब ने अनन्या की आंखों में एक जिद और सच्चाई की आग देखी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन हर 24 घंटे में मुझे एक बार किसी भी तरह रिपोर्ट करोगी और तुम्हारे साथ सादे कपड़ों में एक भरोसेमंद कांस्टेबल रहेगा दूर से नजर रखने के लिए। प्लान तैयार था। आईपीएस अनन्या शर्मा कुछ हफ्तों की छुट्टी पर जा रही थी और उसकी जगह लेने आ रही थी छाया, एक आम औरत जिसे जिंदा रहने के लिए एक छोटी सी चाय की दुकान खोलनी थी। अनन्या ने अपने आप को छाया में बदलने की तैयारी शुरू की। उसने अपनी महंगी घड़ियां, परफ्यूम और ब्रांडेड कपड़े अलमारी में बंद कर दी। उसकी जगह ले ली दो साधारण सलवार कमीज, एक पुरानी सी शॉल और पैरों में घिसी हुई चप्पलों ने। उसने बोलना कम कर दिया और सुनना ज्यादा शुरू कर दिया। उसकी चाल ढाल से अब अफसर वाली अकड़ की जगह
एक आम औरत की झिझक और थकान झलक रही थी। उसने शहर के एक पुराने और भरोसेमंद कांस्टेबल हवलदार राम भरोसे को अपने प्लान में शामिल किया। राम भरोसे 30 साल से इसी महकमे में था और शहर की नस नस से वाकिफ था। उसी ने सदर थाने के सामने एक छोटी सी खाली गुमटी का इंतजाम करवाया। 2 दिनों के अंदर सदर थाने से 50 कदम की दूरी पर छाया टी स्टॉल खुल गया। पहले दिन अनन्या के हाथ कांप रहे थे। चाय में चीनी ज्यादा हो रही थी तो कभी पत्ती कम। लेकिन धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। उसने सीखा कि कैसे कोयले की भट्टी को जलाए रखना है, कैसे उबलते दूध को संभालना है और कैसे अलग अलग तरह के ग्राहकों से निपटना है। उसकी दुकान थाने के सामने थी, इसलिए पुलिस वाले उसके पहले ग्राहक बने। सबसे पहले आया एक हवलदार तोंद, बाहर निकली हुई चेहरे पर मक्कारी वाली मुस्कान। ये लड़की नई दुकान खोली है, चल एक कड़क चाय बना। अनन्या ने, जो अब पूरी तरह छाया बन चुकी थी, सिर झुकाकर चाय बनाई। हवलदार ने चाय पी और पैसे देने की बजाय जेब से 5 रुपए का सिक्का निकालकर मेज पर फेंका और बोला, 10 की चाय के 5 दे रहा हूं, एहसान मान। और हाँ साहब, लोगों के लिए चाय मुफ्त में आनी चाहिए, समझी जी। छाया ने चुपचाप सिर हिला दिया। ये तो बस शुरुआत थी। दिन गुजरते गए। छाया की चाय की दुकान अब उस इलाके का एक हिस्सा बन गई थी। रिक्शे वाले, मजदूर और थाने में काम से आने वाले परेशान लोग उसकी दुकान पर रुकते, चाय पीते और बातों बातों में अपना दुखड़ा रो देते। छाया सबकी सुनती। वो एक जिंदा रिकॉर्डर बन गई थी, जो हर आह, हर शिकायत, हर बेबसी को अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। उसने देखा कि कैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। उसने सुना कि कैसे एक छोटे से एक्सीडेंट के मामले में गरीब टेम्पू वाले को लॉकअप में डालकर अमीर कार वाले को छोड़ दिया गया। यह सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। और इन सब का सरगना था इंस्पेक्टर रतन सिंह। रतन सिंह की एंट्री किसी फिल्मी विलन से कम नहीं होती थी। एक बड़ी सी जीप तेज आवाज करती हुई थाने के गेट पर रुकती। 2 हवलदार भागकर गेट खोलते और रतन सिंह काला चश्मा लगाए पान चबाता हुआ उतरता। उसकी नजर जिस पर भी पड़ती वो डर के मारे कांपने लगता। रतन सिंह दिन में एक बार छाया की दुकान पर जीप रुकवाता। एक हवलदार उतरकर चाय लेता और बिना पैसे दिए चला जाता। रतन सिंह कभी कभी जीप में बैठे बैठे ही छाया को घूरता, जैसे वह कोई कीड़ा मकोड़ा हो। उसकी नजरों में सत्ता का नशा और गरीबों के लिए नफरत साफ दिखती थी। छाया ने अपनी सारी जानकारी एक छोटी सी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया था, जिसे वह रात में घुमटी के नीचे एक गुप्त जगह पर छिपा देती थी। हर रात वो भेष बदलकर कांस्टेबल राम भरोसे से मिलती और उसे दिन भर की रिपोर्ट देती, जो सीधा ईएसपी पुरी तक पहुंचती थी। ईएसपी पुरी हर रिपोर्ट पढ़कर हैरान रह जाते। उन्हें अंदाजा था कि थाना बिका हुआ है, लेकिन हालात इतने बदतर होंगे ये उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने अनन्या को और सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा, ताकि रतन सिंह रंगे हाथों पकड़ा जा सके। एक उमस भरी दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था। छाया अपनी दुकान पर बैठी मक्खियां उड़ा रही थी। तभी सड़क पर एक हंगामा हुआ। एक पुरानी खटारा साइकिल रिक्शा गलती से इंस्पेक्टर रतन सिंह की चमचमाती जीप से जरा सा छू गई थी। रिक्शे वाला एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। नाम था शंभू काका। रतन सिंह गुस्से में आग बबूला होकर जीप से उतरा। अंधा है क्या बे, दिखता नहीं? मेरी नई गाड़ी पर निशान लगा दिया। शंभू काका डर के मारे कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो साहब, गलती हो गई। मैं गरीब आदमी हूं, कहां से भरपाई करूंगा? लेकिन रतन सिंह को शायद आज अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था। उसने शंभू काका का कॉलर पकड़ा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। भरपाई करेगा तू? तेरी औकात है भरपाई करने की? थप्पड़ इतना तेज था कि शंभू काका जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। आसपास भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोले। सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। रतन सिंह का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने शंभू काका को लातों से मारना शुरू कर दिया। आज मैं तुझे बताता हूं कि पुलिस से उलझने का अंजाम क्या होता है। यह सब छाया की आंखों के सामने हो रहा था। उसके अंदर की आईपीएस अफसर जाग चुकी थी। उसका खून खौल रहा था। वह जानती थी कि उसे अपनी पहचान गुप्त रखनी है, लेकिन एक बेबस इंसान को अपनी आंखों के सामने पिटते हुए देखना उसके लिए नामुमकिन था। उसके अंदर की इंसानियत ने उसकी ट्रेनिंग को पीछे छोड़ दिया। वो अपनी जगह से उठी और भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। रोकिए साहब, छोड़ दीजिए इसे, मर जाएगा यह बेचारा। छाया की आवाज में एक अनजानी हिम्मत थी। रतन सिंह ने मुड़कर देखा।
एक मामूली सी चाय वाली उसे रोक रही थी। उसका अहंकार और भड़क गया। तू कौन है बे बीच में बोलने वाली? ज्यादा हमदर्दी छड़ी है। चल निकल यहां से, वरना इसका जो हाल कर रहा हूं वो तेरा भी कर दूंगा। ये गलत है साहब, आप कानून के रखवाले हैं। आप किसी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। छाया ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। कानून शब्द सुनकर रतन सिंह जोर जोर से हंसने लगा। तू मुझे कानून सिखाएगी? मैं ही कानून हूं यहाँ का, और तूने आज मुझे सिखाने की हिम्मत की है। कहते हुए रतन सिंह आगे बढ़ा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे। रतन सिंह ने अपना हाथ उठाया। हवा को चीरता हुआ वो हाथ सीधा छाया के गाल पर पड़ा। एक जोरदार छट्टाक की आवाज गूंजी। छाया का सिर घूम गया। उसके कान सुन्न पड़ गए थे। गाल पर जलन हो रही थी, लेकिन उस जलन से ज्यादा आग उसके दिल में लगी थी। ये थप्पड़ सिर्फ छाया को नहीं, ये आईपीएस अनन्या शर्मा को पड़ा था। ये थप्पड़ उस वर्दी को पड़ा था जिसका रतन सिंह जैसे लोग मजाक बना रहे थे। ये थप्पड़ सिस्टम के गाल पर एक करारा तमाचा था। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। रतन सिंह अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा उसने एक और कीड़े को उसकी औकात दिखा दी है, लेकिन वह गलत था। छाया ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू या डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और एक तूफान से पहले की खामोशी थी। उसने अपनी जेब से धीरे धीरे एक छोटा सा पुराना सा मोबाइल फोन निकाला। भीड़ और रतन सिंह सब हैरान थे कि यह चाय वाली अब क्या करेगी। उसने एक नंबर डायल किया। फोन किसी ने तुरंत उठा लिया। छाया की आवाज अब बदली हुई थी। उसमें अब कोई लाचारी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी थी। एएसपी साहब, मैं अनन्या शर्मा बोल रही हूं। सदर थाने के ठीक सामने एक टीम भेजिए, अभी के अभी। रतन सिंह ने जैसे ही एसपी साहब और अनन्या शर्मा का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये मामूली चाय वाली अनन्या शर्मा, वो नई आईपीएस मैडम। उसके दिमाग में सारी बातें बिजली की तरह कौंध गई। नई मैडम का छुट्टी पर जाना, उसी वक्त इस चाय वाली का दुकान खोलना, उसका हर वक्त थाने के आसपास रहना, सब कुछ साफ हो गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। 5 मिनट के अंदर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस की 3 जीपें तेज सायरन बजाती हुई वहां आ रुकी। खुद एएसपी पुरी अपनी गाड़ी से उतरे। उन्होंने भीड़ को देखा, जमीन पर पड़े शंभू काका को देखा, और फिर छाया की तरफ देखा, जिसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे। एसपी पुरी ने आगे बढ़कर किसी और को नहीं, बल्कि उस चाय वाली छाया को एक जोरदार सैल्यूट किया। मैडम, यह एक पल था जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। रतन सिंह की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। वह पत्थर का बुत बन गया था। भीड़ में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। ये तो चाय वाली है, इसे क्यों सैल्यूट कर रहे हैं साहब? अनन्या ने एएसपी पुरी के सैल्यूट का जवाब सिर हिलाकर दिया। फिर वह धीरे धीरे चलकर रतन सिंह के सामने आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब वही आग थी, लेकिन अब वह छिपी हुई नहीं थी। इंस्पेक्टर रतन सिंह। अनन्या की आवाज इतनी साफ और दमदार थी कि भीड़ में पिन गिरने की भी आवाज सुनाई दे जाती। तुम कानून हो ना यहाँ के, तो सुनो। अब असली कानून क्या कहता है। पिछले 15 दिनों से मैं आईपीएस अनन्या शर्मा छाया बनकर तुम्हारी हर हरकत देख रही थी। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर तुमने अकरम चाचा से 5,000 रुपये लिए, वो रिकॉर्डेड है। जमीन के मामले में तुमने बिल्डर से मिलकर रामलाल के कागजात गायब करवाए, उसके गवाह भी हैं और सबूत भी। और आज आज तुमने अपनी वर्दी का, अपनी ताकत का सबसे घिनौना रूप दिखाया है। अनन्या ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी और एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें तुम्हारे सारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। गवाहों के बयान हैं, तारीखें हैं, और वह ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं जब तुम अपने दलालों के साथ सौदेबाजी कर रहे थे। उसने एएसपी पुरी की तरफ मुड़कर कहा, सर, इंस्पेक्टर रतन सिंह को तुरंत सस्पेंड किया जाए। इन पर पब्लिक सर्वेंट होते हुए मारपीट करने, भ्रष्टाचार करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाए। इन्हें अब भी इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। एएसपी पुरी ने अपने मातहतों को इशारा किया। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े और कांपते हुए रत्न सिंह के हाथों में हथकड़ी पहना दी। कल तक जो आदमी खुद को इस इलाके का शेर समझता था, आज वह एक भीगे हुए चूहे की तरह सिर झुकाए खड़ा था। अनन्या जमीन पर बैठे शंभू काका के पास गई। उसने उन्हें सहारा देकर उठाया। काका, डरो मत, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हारा इलाज भी होगा और तुम्हें इंसाफ भी मिलेगा।
शंभू काका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप तो कोई देवी हो। बिटिया, अनन्या मुस्कुराई। मैं देवी नहीं काका, मैं बस अपना फर्ज पूरा कर रही हूं। इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। ऑन ऑपरेशन चाय वाली की खबर आग की तरह फैल गई। भ्रष्ट पुलिस वालों में खौफ बैठ गया और आम जनता के मन में पहली बार पुलिस के लिए सम्मान और विश्वास जागा। सदर थाने को पूरी तरह से ओवरहॉल कर दिया गया। नए और ईमानदार अफसरों की तैनाती हुई। अनन्या शर्मा, या जैसा कि लोग उसे अब प्यार से बुलाने लगे थे, चाय वाली मैडम, उस इलाके के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। वह एक उम्मीद बन गई कि अगर इरादे नेक हो और हिम्मत हो तो सिस्टम की सबसे गहरी गंदगी को भी साफ किया जा सकता है। कभी कभी अनन्या अपनी खिड़की से बाहर देखती तो उसे छाया टी स्टॉल की वह गुमटी आज भी दिखाई देती, जिसे अब कोई और चला रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि असली भारत फाइलों में नहीं, बल्कि ऐसी ही घुमटियों, सड़कों और आम लोगों की आंखों में बसता है। और उस भारत की सेवा करने के लिए कभी कभी वर्दी उतारकर जमीन पर उतरना ही पड़ता है। इंस्पेक्टर रतन सिंह की गिरफ्तारी और ऑपरेशन चाय वाली के कामयाब होने को कई महीने बीत चुके थे। आजमगढ़ के सदर थाने की हवा बदल चुकी थी। नए थानेदार इंस्पेक्टर यादव एक ईमानदार और मेहनती अफसर थे। थाने में अब डरे सहमे आम लोग नहीं, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले नागरिक आते थे। अनन्या शर्मा के इस एक कदम ने जनता और पुलिस के बीच भरोसे की एक नई पुलिया बना दी थी। अनन्या अपने ऑफिस में बैठकर फाइलों पर नजर डाल रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे अब चाय वाली मैडम के नाम से जाना जाने लगा था। लोग उसे सम्मान और उम्मीद से देखते थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अनन्या के दिल के एक कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि यह तूफान के बाद की शांति नहीं, बल्कि एक और बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। रतन सिंह जैसे लोग सिस्टम में अकेले नहीं होते, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। एक शाम एसपी पुरी ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। अनन्या, मैं तुम्हारी कामयाबी से बहुत खुश हूं। तुमने वो कर दिखाया जो सालों से कोई नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम्हें और भी सावधान रहने की जरूरत है। कैसी सावधानी सर? अनन्या ने पूछा। पुरी साहब ने एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, रतन सिंह के खिलाफ केस कोर्ट में है, लेकिन हमारे मुख्य गवाह एक एक करके पीछे हट रहे हैं। शंभू काका, वो रिक्शे वाले याद हैं? अनन्या का दिल धड़क गया। हाँ सर, बिल्कुल याद है। 2 दिन पहले एक ट्रक ने उनकी रिक्शा को टक्कर मार दी। वह अस्पताल में हैं, बच तो गए लेकिन बुरी तरह डर गए हैं। कह रहे हैं कि वह कोई गवाही नहीं देंगे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था अनन्या, ये एक धमकी थी। अनन्या की मुट्ठियां भींच गईं। उसे पता था कि यह होगा। रतन सिंह महज एक मोहरा था। असली खिलाड़ी कोई और था, जो अब अपने प्यादे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। ये कौन हो सकता है सर? रतन सिंह की ताकत सिर्फ उसकी वर्दी नहीं थी। उसकी असली ताकत थी शहर का विधायक बलवंत राय। एसपी पुरी ने कहा, बलवंत राय बाहर से एक समाज सेवी और नेता है, लेकिन अंदर से आजमगढ़ में होने वाले हर गैरकानूनी काम का सरगना वही है। जमीन पर कब्जे से लेकर हफ्ता वसूली तक हर चीज का पैसा उसी की जेब में जाता है। रतन सिंह उसका सबसे वफादार कुत्ता था, जो उसके इशारे पर भौंकता और काटता था। अब अनन्या को पूरी तस्वीर साफ नजर आ रही थी। लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट थानेदार से नहीं थी। लड़ाई तो एक पूरे माफिया नेटवर्क से थी, जिसका सरगना एक सफेद पश नेता था। अगले कुछ हफ्तों में अनन्या के केस को कमजोर करने की हर कोशिश की गई। बाकी गवाहों को भी धमकाया गया। अनन्या पर राजनीतिक दबाव बनाया जाने लगा कि वह केस वापस ले ले। उसे समझ आ गया था कि बलवंत राय को वर्दी पहनकर सीधे रास्ते से नहीं हराया जा सकता। इस शातिर खिलाड़ी को हराने के लिए उसे एक नया खेल खेलना होगा, नए नियमों के साथ। एक बार फिर आईपीएस अनन्या शर्मा को गायब होना था। उसने एएसपी पुरी के साथ मिलकर एक नया और भी ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अनन्या शर्मा को एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कुछ महीनों के लिए मसूरी भेज दिया गया और दिल्ली से आजमगढ़ में एक नई शख्सियत की एंट्री हुई। अनामिका सिंह, एक तेज तर्रार मॉडर्न औरत वाकांक्षी, बिजनेस वूमन, महंगे सूट, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा, फर्राटेदार अंग्रेजी और आत्मविश्वास से भरी चाल। अनामिका सिंह एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी की प्रतिनिधि बनकर आजमगढ़ आई थी, जिसकी नजर शहर के बाहर एक बड़ी जमीन पर थी, जहां वह एक लग्जरी टाउनशिप बनाना चाहती थी। और इत्तेफाक से वह जमीन विधायक बलवंत राय के कब्जे में थी। अनन्या का ट्रांसफॉर्मेशन इस बार और भी मुश्किल था। उसे एक लाचार चाय वाली छाया से एक पावरफुल बिजनेस
वुमन अनामिका बनना था। उसने कॉरपोरेट दुनिया के तौर तरीके सीखे, बिजनेस की भाषा सीखी और अपने अंदर के अफसर को एक शातिर कारोबारी के मुखौटे के पीछे छिपा लिया। कांस्टेबल राम भरोसे ने इस बार भी उसकी मदद की। उसने अनामिका सिंह के लिए शहर के सबसे महंगे होटल में एक स्वीट बुक करवाया और एक ड्राइवर का इंतजाम किया जो असल में पुलिस का ही आदमी था। अनामिका अनन्या ने सबसे पहले बलवंत राय से मिलने का समय मांगा। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम सुनकर बलवंत राय तुरंत मिलने को तैयार हो गया। मीटिंग बलवंत राय के शानदार फार्म हाउस पर हुई। बलवंत राय सफेद कुर्ते पायजामे में सोने की मोटी चैन पहने किसी नेता से ज्यादा एक डॉन लग रहा था। उसने अनामिका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में शक और लालच दोनों थे। तो आप हैं अनामिका जी? बलवंत राय ने पान चबाते हुए कहा। सुना है आप हमारी जमीन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हैं। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर राय, हम जमीन में नहीं प्रॉफिट में इंटरेस्टेड हैं और आपकी जमीन सोने की खान है। हमारी कंपनी वहां 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहती है। जाहिर है आपका हिस्सा सबसे बड़ा होगा। 200 करोड़ का नाम सुनते ही बलवंत राय की आंखों में चमक आ गई। यह उसके लिए अब तक की सबसे बड़ी डील थी। उसने सोचा कि यह दिल्ली की लड़की उसके लिए पैसा बनाने वाली मुर्गी साबित हो सकती है। खेल शुरू हो चुका था। अगले कुछ हफ्ते अनन्या ने अनामिका बनकर बलवंत राय का भरोसा जीतने में लगा दिया। वह उसके साथ मीटिंग करती, महंगी पार्टियों में जाती और यह दिखावा करती कि वह भी पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस दौरान उसने अपनी छोटी छोटी डिवाइस, एक पेन में छिपा कैमरा, एक ब्रेसलेट में छिपा रिकॉर्डर की मदद से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने बलवंत राय को फोन पर अपने आदमियों को यह कहते हुए रिकॉर्ड किया कि शंभू रिक्शे वाले को बस डराना था, जान से मारना नहीं था। अब वह चुप है, केस कमजोर पड़ जाएगा। यह एक बहुत बड़ा सबूत था। खतरा हर पल था। बलवंत राय एक चालाक आदमी था। कई बार उसे अनामिका पर शक हुआ, लेकिन अनन्या ने हर बार अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास से उसके शक को दूर कर दिया। आखिरकार वो दिन आ गया। बलवंत राय ने जमीन के सौदे को फाइनल करने के लिए अनामिका को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। उसने कहा कि पैसों का लेन देन कैश में होगा और सारे कागजात वहीं साइन होंगे। अनन्या जानती थी कि यह आखिरी मौका है। उसे बलवंत राय कोंगे हाथों पकड़ना था, उसके काले धन के साथ। उसने अपने पेन कैमरे को ऑन किया और मीटिंग में चली गई। अंदर कमरे में नोटों के बंडलों से भरे कई सूटकेस रखे थे। बलवंत राय और उसके कुछ खास गुर्गे मौजूद थे। लीजिए अनामिका जी, डील फाइनल करते हैं, बलवंत राय ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार यह पैसा हमारी कंपनी के अकाउंट में चला गया, फिर जमीन आपकी। बिल्कुल, अनन्या ने कहा जबकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एएसपी पुरी को पहले ही सिग्नल दे दिया था। टीम बाहर तैयार थी। जैसे ही बलवंत राय ने एग्रीमेंट पर साइन की और कैश की तरफ इशारा किया, अनन्या ने धीरे से कहा, एक आखिरी सवाल मिस्टर राय, रतन सिंह का क्या होगा? वह तो जेल में है। बलवंत राय हंसा। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो अपना आदमी है। बस एक दो गवाह और टूट जाए, फिर वह बाहर आ जाएगा। और जिसने उसे अंदर भेजा है, वह चाय वाली मैडम, उसे भी जल्द ही सबक सिखाया जाएगा। उसे पता नहीं उसने किससे पंगा लिया है। ये वह कबूलनामा था जिसका अनन्या को इंतजार था। शायद उसे पता है, बलवंत राय, अनन्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। और इसी पल फार्म हाउस के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर पुलिस की टीम अंदर घुस आई। ईएसपी पूरी सबसे आगे थे। बलवंत राय और उसके गुड़े हक्के बक्के रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। अनन्या, जो अब अनामिका नहीं थी, अपनी कुर्सी से उठी। उसने अपनी आंखों से स्टाइलिश चश्मा उतारा। उसकी आंखों में अब वही एक आईपीएस अफसर की आग थी। विधायक बलवंत राय, आपको गैरकानूनी वसूली, गवाहों को धमकाने और एक पुलिस अफसर के खिलाफ साजिश रचने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बलवंत राय की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने पहचाना कि अनामिका सिंह और कोई नहीं बल्कि आईपीएस अनन्या शर्मा ही है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आजमगढ़ का बेताज बादशाह कानून के जाल में फंस चुका था। इस बार सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि असली खिलाड़ी पकड़ा गया था। अनन्या शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि न्याय के लिए जंग लड़ने वाला जब ठान ले तो उसे कोई मुखौटा या कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चाय वाली मैडम की कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर अनन्या शर्मा की हिम्मत ने आपको भी जोश से भर दिया है, तो प्लीज अपना प्यार दिखाने में कंजूसी मत कीजिएगा।
आपका एक एक लाइक हमें ऐसी और भी दमदार कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। अगर आप उसकी कहानी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। जुड़े रहिए क्योंकि इंसाफ की यह लड़ाई अभी बाकी है। धन्यवाद।